हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 10th के लिए बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं न्यू मैथ्स की, ठीक है। सिलेबस तो रिड्यूस आपका लास्ट ईयर भी हो चुका था, लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स प्रिंट होकर आ चुकी हैं एंड वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइजेज इन चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज। अगर कुछ स्टूडेंट्स ओल्ड मैथ्स ले रहे हैं तो उसमें ये आपको मिलेगी एक्सरसाइज 1.3 इन ओल्ड बुक, क्लियर। और न्यू बुक में ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है और हमारा टॉपिक है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ये तो बुक वाले ने नाम दिया है, एक्चुअल में हमने करना क्या है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। समझ आ रही मेरी बात आपको कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो पर्टिकुलर नंबर बुक वाला इरेशनल कह रहा है वो वास्तव में इरेशनल है। तो वहाँ तक जाने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे रैशनल्स का, इरेशनल्स का, रियल्स का। और बहुत डिटेल में अगर कुछ बच्चे देखना चाहते हैं तो क्लास 9th का सिलेबस भी साइमल्टेनियसली मेरे चैनल पर चल रहा है और वहाँ इरेशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन अभी मैंने कल परसों में ही डाली है, आप वहाँ देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। वो भी एक्सरसाइज 1.2 है हमारी क्लास 9th की, तो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप देखकर डिटेल ले सकते हो। बाकी अब हम यहाँ सारा जल्दी से क्लियर करते हैं। देखो भाई, आपका जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो बेटा जी, रियल नंबर्स के केवल 2 ही पार्ट्स होते हैं जो कि हम अपनी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, आइदर दे आर रैशनल नंबर्स और दे आर इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। को प्राइम का मतलब है कि ये जो फैक्टर, ये जो फ्रैक्शन होगा ये मिनिमम फॉर्म में होगा। अगर मैं 10/30 लिख रही हूँ तो इसको 1/3 लिखना है, 15/30 लिख रही हूँ तो इसको 1/2 लेना है, यानी कि इनका जो मिनिमम कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर है तो वो आपने कट कर देना है, डिवाइड कर देना है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रैशनल नंबर्स भाई 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। और इरेशनल नंबर्स, पहले रैशनल को ही थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अब इनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना, जब हम इनको फर्दर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे आपका 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आता है टर्मिनेटिंग, मीन्स फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज अगर किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जितने भी नेचुरल्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई नेचुरल नंबर यहाँ ले लेती हूँ, सपोज कर लीजिए 1, तो आई कैन राइट इट एज 1.0, 2 कैन बी रिटन एज 2.0, -7 कैन बी रिटन एज -7.0, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे 3/4 है तो ये हो जाएगा 0.75, 5/8 आप लेते हो तो 0, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। तो इस तरह के इनफाइनाइट एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। और ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें किस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं? जैसे 1/3 ले लो भाई, 0.3333 यानी कि 0.3 बार। गॉट इट। 1/7 बहुत फेमस एग्जाम्पल है क्लास 9th का, 0.14287 समथिंग आता है, मुझे आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिएगा, 99% यही है। यानी कि 14285 14285 बार बार रिपीट होता रहता है। इस तरह के जितने भी, मान लीजिए 5.3434
3 4, इन सब को भी, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, इन सबको भी पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमने 9th क्लास में सीखा था कि देखो ये तो आप अपनी 6th 7th 8th में सीख लेते हो कि इस तरह के डेसिमल को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। जितना डेसिमल के बाद स्पेस होता है उतना जीरोज नीचे लगा देते, डिजिट होती हैं उतनी जीरो आप नीचे लगा देते हो। और इनको डेसिमल से पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना हमने अपनी 9th क्लास में सीख लिया था। क्लियर है? तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि हर किसी भी फॉर्म में हमें दे रखे हैं, तो हम इनको अल्टीमेटली लास्ट में पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो हम बना देंगे, एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। क्लियर? तो ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो या ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स लेकर चलता हो, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स भी हमने 9th क्लास में पढ़े थे। दीज आर ऑल्सो डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशंस ही होते हैं, लेकिन इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत ध्यान से समझेंगे, एंड नॉन रिपीटिंग होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। 5.12, 112, 111, 4 times 12 एंड सो ऑन। कोई भी 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का ब्लॉक कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं, 0.10, 110, 111, एंड सो ऑन। क्लियर? एक तो ये होता है। दूसरा, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था कि कुछ एक स्पेशल टाइप के इरेशनल्स होते हैं। पहले मैं उनको राइट कर दूं, जैसे √2, √3, √6, √7, √5 रह गया बीच में, और भाई √10, √8, √11 एंड सो ऑन। दीज आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। अब अभी आप मुझे कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि ये डेसिमल होते हैं, तो दीज कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन डेसिमल। जब आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो डेसिमल्स में ही जाएगा, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आने वाला है, इसलिए ये इरेशनल होगा। √3 इरेशनल होगा, √6 भी इरेशनल होगा। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हैं जो अंडर रूट में है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप कर चुके हो। कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36, 49 एंड सो ऑन। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनको छोड़कर जितने भी अदर नेचुरल नंबर्स हमारे बच जाते हैं, √2, √3, 6, √6, √7, √8, √10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं 17, 18 एंड सो ऑन, उन सब के जब आप अंडर रूट्स करोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो दीज वर कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर इन आवर क्लास 9th। अब रह क्या गया? रह ये गया कि अब आपको इस क्लास 10th में ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल हैं। समझ में आ रही मेरी बात? छोटी सी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी है। रियल नंबर्स हमारा चल रहा है, रियल्स के 2 ही पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। सारे नंबर्स उसमें आ जाते हैं। रैशनल्स में नेचुरल होल इंटीजर्स आ गए, जब उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग 2 ही टाइप के मिलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल आ जाता है। इरेशनल्स में केवल डेसिमल्स ही होते हैं, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो इसमें तो दिख रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनमें तो क्लियर कट दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इन दोनों को तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि ये इरेशनल हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टाइप ऑफ नंबर्स? इनका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास नहीं है, और अब मुझे 10th क्लास में ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। समझ आई बात? तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रूव करें कि ये इरेशनल नंबर्स हैं।
अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप ये देखें कि जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है भाई, जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया मैंने, तो जब मैं 1 का अंडर रूट लूंगी तो वो 1 आएगा, तो मैं उसको 1.0 या 1/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगी तो 2 आएगा, तो मैं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में या 2/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ऐसे ही अंडर रूट 9 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इन सब के स्क्वायर रूट्स तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ एक बात और आपने साथ साथ ध्यान रखनी है, p एंड q को प्राइम है एंड p एंड q आर इंटीजर्स, मीन्स दे में बी पॉजिटिव, दे में बी नेगेटिव। तो इनके बारे में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब बस केवल इस टाइप के हमारे नंबर्स बच जाते हैं जिन्हें हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट्स सी। अभी इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले एक तो छोटी सी थ्योरम है जिसका प्रूफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सिर्फ उसका रिजल्ट को देखना है। दिस इज थ्योरम 1.3 है ये हमारी। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, देन p divides a also, p divides a also where a is a पॉजिटिव इंटीजर कह लो। पॉजिटिव इंटीजर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास a कोई नेचुरल नंबर है, सपोज कर लीजिए मैंने a की वैल्यू को 9 ले लिया और p कोई प्राइम नंबर है, p को मैंने 3 ले लिया, तो 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा या नहीं? 3 81 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 27 3 से 81। तो ये यानी कि 9 के स्क्वायर को डिवाइड करा, तो क्लियरली हमें ये भी पता है कि p 9 को भी डिवाइड करेगा। तो जो ये जो थ्योरम है इसका जो प्रूफ है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है कि जब भी कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर या किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस पर्टिकुलर इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 16, भाई 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो आपने प्रैक्टिकली 2-4 एग्जाम्पल्स करके देख लेने हैं। 5 डिवाइड्स 225, किसका स्क्वायर है? 15 का, तो 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक हमने यहाँ लगाया है। तो इस रिजल्ट को जस्ट आपने याद रखना है। और अब 1-2 बातें और मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ रैशनल्स और इरेशनल्स की। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5.01 001 001 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें मैं कोई रैशनल नंबर ऐड कर देती हूँ, मान लो मैंने ले 7.25, क्लियर? 7.25 एक रैशनल नंबर है, तो मैं ऐसे ऐड करूँगी, हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। प्लस तो भाई इधर से स्टार्ट करो, 1 0 0 1 0 0, ये 4 बार आएगी भाई 0 इधर, 0 1 0 0 6 2 12, यू कैन सी 12.26 001 001 4 टाइम्स 01। आफ्टर दिस डिजिट नॉन रिपीटिंग, यहीं से लगा लो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, तो ये इरेशनल बन गया। ऑन द सेम लाइन जब आप किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल को या इरेशनल में से रैशनल नंबर को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर इरेशनल आएगा। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे या इरेशनल को रैशनल से तो भी इरेशनल आएगा। ये जो इरेशनल है ना ये बहुत पावरफुल है, ये सब को अपने कंट्रोल में कर लेता है। आपने ऐसे याद रखना है कि इसको इसके अंदर किसी रैशनल को मर्ज करोगे ये उसको भी खा जाएगा, इसके अंदर किसी इरेशनल को इरेशनल में से किसी रैशनल को माइनस करोगे ये उसको भी खा जाएगा, डिवाइड करोगे उसको भी ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक जगह आपने ध्यान रखना है
कि पहले मल्टीप्लाई का और बता दूं कि रैशनल और इरेशनल की जो प्रोडक्ट है वो भी ऑलवेज इरेशनल होती है। पहले तो इनको पकड़ो, मतलब रैशनल्स और इरेशनल्स में इरेशनल इज पावरफुल व्हाइल अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब हम ये चारों ऑपरेशंस में एक नंबर को रैशनल चूज करते हैं और एक को इरेशनल चूज करते हैं तो इरेशनल इज मच हैवियर ऑन रैशनल नंबर, वो उसको खत्म कर देगा, टोटली एक इरेशनल रिजल्ट हमारे पास आएगा। बट अगर दोनों इरेशनल्स हैं तो इरेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। माइनस की गारंटी नहीं है, दोनों एक जैसे हो तो ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। डिवाइड की भी गारंटी नहीं है, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल √8, 4 2 8 और √2 दोनों इरेशनल्स हैं, लेकिन जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो 8/2 √4 2 क्या आ गया, रैशनल आ गया। क्लियर। लेकिन जब मैं √3 को √2 से डिवाइड करती हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, क्योंकि आप इसको रैशनलाइज करोगे तो √6/2 आएगा जो कि फर्दर इरेशनल होगा। और इरेशनल और इरेशनल की जो प्रोडक्ट है वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। ऑन द सेम लाइन √8 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा यानी 4, लेकिन √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो ये बेस समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल एक्सरसाइज के लिए आपको रैशनल प्लस इरेशनल का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है, लेकिन ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ वी विल प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। इसको आप थ्योरम कह सकते हो, क्वेश्चन कह सकते हो। आपकी जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें है ये थ्योरम नंबर 1.4 और जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये मिलेगी थ्योरम 1.3, बट दिस इज अ न्यूमेरिकल। √2 इज इरेशनल, यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब भाई इरेशनल को देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रूव करने का तरीका क्या है, या तो डेफिनेशन को पकड़ो। अब जब आप इरेशनल की डेफिनेशन को पकड़ते हो तो आपको क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये लाने के लिए क्या करो, 2 का अंडर रूट निकालते चले जाओ, 2 का स्क्वायर रूट निकालो और चेक करो कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग तो नहीं है। कहाँ तक निकालोगे स्क्वायर रूट, कितने प्लेसेस तक निकालोगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दिखाने के लिए तो आप 10 प्लेसेस तक, 100 प्लेसेस तक, 1000 प्लेसेस तक, जो पाई है ना, पाई की वैल्यू को ग्रीक्स ने लाख प्लेसेस तक, 1 लाख प्लेसेस तक चेक किया था, तब जाके उन्होंने, उससे भी ज़्यादा, तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये एक नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है पाई, ठीक है। पाई का आपकी क्लास में मैंने नहीं बताया है, 9th में मैं बता चुकी हूँ। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, पाई इज इक्विवेलेंट टू 3.14, क्योंकि 3, देखो पाई होता क्या है, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर की लेंथ को जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपको एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मिलता है, जिसे हम पाई का नाम दे देते हैं, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 3.14 समथिंग आती है। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? बीच में कुछ और डाल दिया मैंने, पाई डाल दिया। तो ये मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्ट डेफिनेशन से प्रूव करना चाह रहे हो कि ये इरेशनल है, तो डेफिनेशन के लिए तो आपको इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा बहुत सारे प्लेसेस तक। रिपीटिशन तो थोड़ी देर में दिख जाएगी, लेकिन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो आप कितने भी प्लेस तक मतलब ये स्क्वायर रूट निकाल लो, यू कैन नॉट प्रूव। तो वो मेथड तो यहाँ काम करेगा नहीं। अब कौन सा मेथड काम करेगा? तो देखिए बेटा, एक होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, आपके क्लास में, प्रीवियस क्लासेज में अभी तक नहीं आया होगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन,
क्या कहता है कि हिंदी में बोलूं तो अपवाद, यानी किसी बात को पहले ही गलत मान लेना, किसी बात को पहले ही गलत मान लेना और उस गलत को बाद में गलत प्रूव कर देना, उस गलत को बाद में गलत प्रूव कर देना। मेरी बात को सुनो, इस मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से आपको प्रूव करके समझाना चाहूँगी आपको, अगर आप समझ पाओ तो। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव दैट 6 इज एन इवन नंबर। ध्यान से देखना भाई, प्रूव दैट 6 इज एन इवन नंबर। तो प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया तो। लेकिन हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर रहे। एक मेथड होता है डायरेक्ट प्रूव करना, आर्ग्यूमेंट्स देना, कुछ रिजल्ट्स देना। एक है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना। कॉन्ट्राडिक्शन से हमने क्या किया कि लेट अस सपोज दैट 6 इज नॉट इवन। उल्टा ले लिया, गलत ले लिया, जो रिजल्ट प्रूव करना था उसको झूठा ले लिया, उसको गलत ले लिया, उल्टा ले लिया कि 6 इवन नहीं है। अब इवन नहीं है तो नंबर तो 2 ही तरह के बचते हैं, तो 6 क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। 6 ओड नंबर है तो 6 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये बात हमें पता है कि 6 तो 2 इंटू 3 होता है, 6 तो 2 इंटू 3 होता है, यानी कि जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 3 आता है। तो इससे साफ हो रहा है कि 6 इज नॉट ऑड। भाई हम यहाँ उल्टा लेके चल रहे हैं, उल्टा। मेरे देखिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप कहोगे कि इसको ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं जस्ट आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बता रही हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सीधा प्रूव नहीं करते, हम क्वेश्चन को उल्टा प्रूव करते हैं। हमने अपने इसी रिजल्ट को उल्टा सपोज कर लिया कि 6 इवन नहीं है। इवन नहीं है तो केवल ओड है, ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया। तो यहाँ तो क्या आ गया कि 6 इज नॉट ऑड। ये तो गलत आ गया, इसका मतलब मैं शुरुआत ही गलत कर रही हूँ। इसका भाई 6 इज नॉट ऑड, जो बात मैंने यहाँ मानी थी उसी की कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आ गई। इसका मतलब मैंने ये बात ही गलत मानी थी कि 6 ओड है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा कि 6 इज इवन। आया कुछ दिमाग में कि जिस रिजल्ट को प्रूव करना है उसको गलत मान लो, उसी का उल्टा प्रूफ यहाँ आ जाएगा कि जिसको तुम ओड मान रहे थे वो तो ओड आया नहीं आया, तो वो एक्चुअल में क्या है, और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। जब वो ओड नहीं है तो इवन है, यानी मेरी जो इस पोजीशन थी, जो मैं सपोज करके चल रही थी कि इवन नहीं है, ये गलत माना था मैंने। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब हम प्रूव करेंगे कि √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि मेरे पास 2 ही मेथड रह जाते हैं, या तो मैं डिवाइड वो करूँ, स्क्वायर रूट निकालूँ। स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वो एंडलेस प्रोसेस है, तो हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। बहुत ध्यान से आपने समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या कर लेते हैं कि सपोज दैट √2 इज नॉट इरेशनल। सुन रहे हो मेरी बात को, हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है। हमने मान लिया ये इरेशनल है ही नहीं। जब इरेशनल ही नहीं है तो नंबर्स तो 2 ही बताए मैंने स्टार्टिंग में, आपको वो डायग्राम बना के दिखाया था कि या तो नंबर रैशनल होंगे या इरेशनल। अब ये नंबर अगर इरेशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, जो नंबर इरेशनल नहीं है रियल लाइन पर तो वो रैशनल है, और जब कोई नंबर रैशनल है देन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। बातें ध्यान रखना, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर को-प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम क्लियर है ना आपको। जिन 2 नंबर्स का HCF 1 आता है वो को प्राइम होते हैं, जिनका कोई और डिवीजर नहीं बचता है। तो ये p और q यहाँ मिनिमम फॉर्म में है। यहाँ तक बात समझ आई। हमने मान लिया कि √2 इरेशनल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो इसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लिख सकते हैं रैशनल नंबर को जिसमें p और q इंटीजर हैं, को प्राइम है, q नॉन जीरो है। इसको इधर ले जाओ, √2q इज इक्वल टू p। दोनों साइड्स आप कर दो स्क्वेयर। बहुत ध्यान से समझना, रिजल्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं इसमें, बट बेसिक नहीं आता होगा तो यहाँ थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अब ध्यान दो, √2 का स्क्वायर हो गया 2,
क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। इस एक्सप्रेशन को समझो। अब यहाँ फिर एक छोटी सी बात हमारी आ जाती है बीच में फैक्टराइजेशन की। हम प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 18, तो 2 3 जा 6 3 जा 18 को मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। 18 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 स्क्वेयर। अब ये 2 भी 18 का फैक्टर है, ये 3 स्क्वेयर यानी 9 भी 18 का फैक्टर है। तो 18 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 3 स्क्वेयर से भी डिवाइड हो रहा है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा मैथ है। आ रही मेरी बात समझ में। फैक्टराइजेशन हम अपनी 8th क्लास से स्टार्ट कर देते, शायद 7th से ही आ जाता है, और अभी मैंने 1.1 में भी आपको फैक्टराइजेशन बताई है। तो जब भी हम किसी नंबर को इस तरह से 2 की 3 की 4 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो हर नंबर उस मेन नंबर का फैक्टर होता है और वो उस मेन नंबर से डिविजिबल होता है। तो 18 इज डिविजिबल बाय 2, मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ। 18 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 18 इज डिविजिबल बाय 3 स्क्वेयर। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 के स्क्वेयर से भी 18 डिवाइड हो रहा है। इज इट ओके? अब देखो, जो ये पी स्क्वेयर है, ये भी तो इन दोनों की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है। पी स्क्वेयर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वेयर, तो ये भी पी स्क्वेयर का फैक्टर हो गया और ये भी पी स्क्वेयर का फैक्टर हो गया। तो पी स्क्वेयर 2 से डिविजिबल हो गया, पी स्क्वेयर 2 से डिविजिबल हो गया। तो मैं यहां लिख सकती हूं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई है? देखो यहां वैसे तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि पी स्क्वेयर इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो ये दोनों ही नंबर्स पी स्क्वेयर के फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों ही नंबर्स पी स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे, तो 2 पी स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अब 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अभी अभी मैंने एक थ्योरम आपको कराई है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय दैट थ्योरम 2p को भी डिवाइड करेगा। गॉट इट? 2p को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो 2p का फैक्टर है, 2p का फैक्टर है। तो जब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो कि p2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो p 2 की टेबल में आएगा, तो इसको 2 इंटू एम करके मैं राइट कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p और 2 के डिवीजन से जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? 2p को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो वो हमने m ले लिया, तो p किसके इक्वल हो गया? 2m के। अब इस p की वैल्यू को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर इसमें पुट कर देना है p की वैल्यू को। पुट p इज इक्वल टू 2m इन फर्स्ट। बहुत ध्यान से समझना है, बड़े आराम से करेंगे हम। ये देखो 2 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, p की वैल्यू है 2m, तो ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वेयर। तो 2 क्यू स्क्वेयर आ जाएगा 4m का होल स्क्वेयर। इससे ये यहाँ अगले स्टेप में काटो तो क्यू स्क्वेयर आ जाएगा 4m स्क्वेयर बाय 2 यानी 2m स्क्वेयर। अब पकड़ना बात को, क्यू स्क्वेयर आ गया 2m स्क्वेयर, यानी कि क्यू स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट में आ गया, तो 2 क्यू स्क्वेयर का फैक्टर हो गया, तो 2 क्यू स्क्वेयर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। भाई ये बात अगर नहीं समझ आई तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट मैं ले रही हूँ। 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख दूँ, ठीक है? तो 3 भी 21 को डिवाइड करेगा, 7 भी। 3 इज द फैक्टर ऑफ 21, 3 डिवाइड्स 21। अब ये क्यू स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी। हम इसको पकड़ लेते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। अब यूजिंग दैट थ्योरम नंबर जो मैंने लिखी थी 1.23 जो भी थी, कि अगर कोई इवन नंबर किसी इंटीजर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो इवन नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। आगे यहाँ तक बात समझ में? अब आप
अब मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको बड़े आराम से आपने समझना है, ये समझ आ जाएगा तो बाकी के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी सेम लाइन पर हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमें प्रूव करना था कि √2 इरेशनल है, ठीक है। डेसिमल में हम कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हमने चूज़ किया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उसमें हमने क्या किया कि हमने सपोज कर लिया कि ये इरेशनल नहीं है। जब कोई नंबर, रियल नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल बच गया, तो √2 इज रैशनल, ठीक है। हमने सपोज किया नॉट इरेशनल, तो ये रैशनल बच गया। रैशनल है तो भाई इसको आप p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हो। p और q इंटीजर हैं, को प्राइम, इस बात को हाईलाइट कर लेना। p एंड q को प्राइम है और q नॉन जीरो है, ये कंडीशंस जरूर राइट करनी है। इसको लेफ्ट में ले गए, √2q इज इक्वल टू p, बोथ साइड स्क्वेयर किया तो 2q² इज इक्वल टू p² आ गया। अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स वाला रिजल्ट यूज करना है। p² के ये दो फैक्टर्स हो रहे हैं तो दोनों ही फैक्टर्स p² को डिवाइड करेंगे। तो मैंने ले लिया कि 2 डिवाइड्स p², 2 p² को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जब 2 p² को डिवाइड करेगा तो वो जो थ्योरम अभी मैंने इसी लेक्चर में कराई है उसके अकॉर्डिंग 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p/2 m के इक्वल आ जाएगा, किसी इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। नहीं तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर 2 की टेबल में आ रहा है, तो वो नंबर 2 का मल्टीपल है, तो 2 के सभी मल्टीपल्स ऐसे ही लिखे जाते हैं 2m की फॉर्म में। तो p को मैंने 2m लिख दिया। p की वैल्यू को यहाँ से हमने फर्स्ट में पुट कर देना है, तो ये आ गया 2q² इज इक्वल टू 4m², दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया, q² आ गया 2m²। q² के फिर दो फैक्टर हो गए और उनमें से एक फैक्टर 2 है, तो 2 ने भी q² को डिवाइड कर दिया। जब 2 ने q² को डिवाइड कर दिया तो q को भी डिवाइड कर दिया। अब कर क्या रहे हैं हम, जरा ध्यान देना। ये रिजल्ट नंबर 2 है और ये रिजल्ट नंबर 3 है। रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 तो p और q का कॉमन फैक्टर हो गया। भाई आ रही मेरी बात समझ में? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। भाई 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और यहाँ हम कह रहे हैं कि p और q को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो ये तो यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई, ये तो कुछ गड़बड़ आ गई यहाँ पर। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ध्यान देना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट या विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यहीं इसी फैक्ट ही ले लो, स्टार दैट p एंड q आर को प्राइम। फैक्ट मत लिखो बल्कि आप यहां लिखो विच कॉन्ट्राडिक्ट द स्पोजिशन स्टार, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स स्टार लिख लो, बस सिंपल। या तो स्पोजिशन लिखो क्योंकि इसको तो हमने स्पोज किया है ना, हमने अपनी तरफ से माना है इसको, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स स्टार, इसका नाम मैं लिखना भूल गई थी तो इक्वेशन का तो मैंने स्टार नाम दे दिया है। भाई स्टार में हम कह रहे हैं कि जो √2 है वो p/q की फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में लिखना है तो भाई p और q को प्राइम होने चाहिए। अब यहाँ तो p और q का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, यानी ये जो बात है वो यहाँ गलत प्रूव हो गई कि p और q को प्राइम है। गड़बड़ आ गई, बहुत भारी गड़बड़ आ गई कि यहाँ तो हम कह रहे हैं p और q को प्राइम है, यहाँ हम कह रहे हैं कि p और q का कॉमन फैक्टर 2 है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी हमने कहीं मिस्टेक कर दी और वो मिस्टेक हमने यहाँ इसको सपोज करने में ही कर दी। विच कॉन्ट्राडिक्ट स्टार दैट p एंड q आर को प्राइम, सो आवर सपोजिशन इज रोंग। यहाँ लिखती हूँ मैं, नीचे में भी कि कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आवर सपोजिशन इज रोंग। क्या सपोज किया था हमने? दैट √2 इज ए रैशनल नंबर,
दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने जो ये यहाँ पर सपोज किया था ना कि रूट 2 इरेशनल नहीं है, रैशनल है, वो हमने गलत सपोज किया था। तो हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि हमने उसी बात को वहीं पर लाकर पहुंचा दिया है। तो आया कुछ समझ में आपको? अभी मैं यही कराऊंगी, इसके बाद रूट 3 रूट 5 आएंगे, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। आप पहले इसको देखें, समझें, सारा लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कोई डाउट हो तो मुझे लिखें, ठीक है। ये सारा मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना था, हमने रैशनल मान लिया। रैशनल माना तो वो p/q की फॉर्म में आ गया। आगे इन रिजल्ट्स को बढ़ाते हुए हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि p और q का कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि इस रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि p और q को प्राइम है। तो दो अपोजिट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स हमने कहीं मिस्टेक की है। वो मिस्टेक हमने क्या की है कि हमने शुरू में ही गलत सपोज कर लिया कि रूट 2 इज नॉट इरेशनल, ठीक है। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो ये यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि रूट 2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो अभी आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करूंगी। बहुत आराम से आप रैशनल इरेशनल की इंट्रोडक्शन देखें, इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, थ्योरम को समझें। आफ्टर दैट हम इसके बाकी के एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।